आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक नई डेफिनेशन के साथ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक नई डेफिनेशन क्या होती है, हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो इस टॉपिक के लिए हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स as the ratio of real depth and apparent depth. तो हमने देखा है कि सपोज अगर हमारे पास एक वाटर टैंक है, सपोज ये वाटर का एक टैंक है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया। वो ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देखें, उस टैंक के ऊपर से देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं ऊपर बनती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल बॉटम पर हमने रखी है, इमर्स करी है, लेकिन ऊपर से देख रहे हैं सरफेस से, वाटर के ऊपर वाले सरफेस से अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं ऊपर शिफ्ट हो रही है। ऐसा क्यों होता है, एक बार हम रे डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये सपोज वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है और ये एयर है। सपोज इसके बॉटम पर यहाँ पर को कोई एक ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर इमर्स कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहीं इस जगह से ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वर है, तो ये पूरा हमारे पास वाटर का सरफेस है, इसके बॉटम पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगी, इसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को कब दिखाई देगी, जब इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज इस ऑब्जर्वर की आईज पे टकराए। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे गई जो कि इस वाटर के सरफेस पर नॉर्मली टकराई, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस पर क्या होता है, लाइट बिना डेविएट हुए आगे निकल जाती है। तो ये लाइट ऐसे चली गई। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एक और रे चाहिए। तो सपोज़ एक रे कहीं यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके इस पॉइंट पे टकराई। इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये डेंसर मीडियम है वाटर, ऊपर एयर है, ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर टू रेयरर जाते समय क्या होता है, रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। इस रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये रे कहीं नॉर्मल से दूर डेविएट हो गई ऐसे। तो अब ये दोनों रेज यहाँ तो मिलने वाली हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस रे को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो इस रे को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहीं यहाँ पर मिलती है, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर दो रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इस पॉइंट आई पे बनी है। मतलब इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ कहीं आई पर इसकी इमेज बन रही है। तो हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमने इमर्स की है और ऊपर से हम देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उतनी डेप्थ पर नज़र नहीं आती जिस डेप्थ पर वो है, बल्कि हमें उससे कुछ ऊपर उसकी इमेज बनते हुए नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है, ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से। जब लाइट इस वाटर के सरफेस से एयर में जाएगी तो वो सीधे ना जाके बेंड होके ऑब्जर्वर की आई पे टकराती है। तो ऑब्जर्वर को लगता है कि वो रे किसी दूसरे पॉइंट आई से आ रही है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें आई पे दिखाई दी। ऐसा ही ग्लास में भी होता है। सपोज अगर ये वाटर नहीं होता, ये ग्लास होता, तो ग्लास से जब रे एयर में जाती तो भी तो ये बेंड होती अवे फ्रॉम नॉर्मल।
तो ग्लास से एयर में जाते वक्त भी ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होगी, तो भी इमेज हमें वहाँ पर नहीं दिखेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बल्कि कुछ ऊपर शिफ्ट होते हुए नज़र आएगी। तो ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, ये ग्लास के लिए भी हो सकता है, या हर उस मीडियम के लिए होगा जो एयर से ज़्यादा डेंसर है। तो हम क्या करते हैं अब इस केस में, सारी की सारी डिस्टेंसेस हम इस सरफेस से मेज़र करते हैं। जो ये टॉप सरफेस है, इस सरफेस से हम सारी की सारी डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। तो सरफेस से लेके जहाँ ऑब्जेक्ट थी, सरफेस से जहाँ ऑब्जेक्ट थी, इस पूरी डेप्थ का नाम हम कहते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ, सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस का नाम रियल डेप्थ। सरफेस से जहाँ इमेज बनी उस डेप्थ तक का नाम एपेरेंट डेप्थ कहा जाता है। इसको हम डी एपेरेंट कहते हैं। सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस का नाम डी एपेरेंट, सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस का नाम डी रियल। तो ये जो रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर ये मीडियम वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन है, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर ये मीडियम ग्लास है तो रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ग्लास इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर अभी मीडियम हमने इस केस में वाटर लिया है, तो ये रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का रेशियो इस वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो ये एक नई डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने पहले प्रूफ करना है। तो ऐसा हम पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का रेशियो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, हम एक रे डायग्राम प्लॉट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा वाटर में ही हो, ग्लास में भी हो सकता है या किसी भी और डेंसर मीडियम में हो सकता है। तो हम एक जनरल केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक मीडियम है, ये सपोज मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये हमारे पास मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ये जो मीडियम यहाँ पर हमने लिया हुआ है, सपोज इस मीडियम की थिकनेस है T के इक्वल। अगर ये ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब की थिकनेस मान लेते हैं T के बराबर है। इस पूरे मीडियम के बॉटम पर यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है O। इस ऑब्जेक्ट को कोई ऑब्जर्वर यहाँ से कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगी, इसका रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से एक रे नॉर्मली इस इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है। जो रे नॉर्मली ट्रैवल करेगी उसका कोई बेंडिंग नहीं होती, तो वो रे सीधे चली गई। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया A। दूसरी रे मान लेते हैं इस सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पर मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम B है। अब अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इसने सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल। तो ये रे अब कहाँ जाएगी,
ये μ2, ये मीडियम 2 और ये मीडियम 1। तो मान लेते हैं चलो ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। तो रे अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो रे कहीं ऐसे चले गई। अगर इस रिफ्रैक्टेड रे को हम देखें, अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे कहीं इस पॉइंट से आ रही है। इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल इमेज है। तो ये तो रे डायग्राम है। तो AO क्या है? रियल डेप्थ। AI क्या है? वर्चुअल डेप्थ। ये दोनों डेप्थ हमने कहाँ से मेज़र की है? पॉइंट A से। पॉइंट A कहाँ है? सरफेस पर। तो रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ हमेशा सरफेस से मेज़र की जाती हैं। ये दोनों डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ को हमेशा कहाँ से मेजर करना है? सरफेस के साथ। अब ये जो इंसिडेंट रे है O से जो B पर जा रही है इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर ये एंगल I है तो शायद ये एंगल भी I होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डॉटेड वाली, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर ये एंगल R है तो शायद ये एंगल भी R होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये डॉटेड वाली और ये सॉलिड वाली। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जिसकी वजह से अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? R। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार जाते हैं ट्रायंगल OAB में। तो इन ट्रायंगल OAB यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं साइन I की वैल्यू। तो साइन I इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन I के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनियस OB। तो यह आ जाएगा AB अपॉन OB। अब हम निकालते हैं साइन R। साइन R निकालने के लिए ट्रायंगल है IAB। तो इन ट्रायंगल IAB साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनियस IB। तो AB अपॉन IB। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, साइन I अपॉन साइन R निकालें, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू ये आ जाएगा AB अपॉन OB अपॉन AB अपॉन IB। AB से AB कैंसिल आउट, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू IB अपॉन OB। साइन I अपॉन साइन R भी शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो साइन I अपॉन साइन R को हम क्या लिख सकते हैं? रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो शायद हम इसको 2μ1 ऐसा लिख सकते हैं। मीडियम 2 से रे कहाँ गई है? मीडियम 1, तो 2μ1, या इसी को हम क्या कहते हैं? μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू IB अपॉन OB। साइन I अपॉन साइन R को हमने स्नेल्स लॉ से ऐसा लिखा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैसे पता चलेगा? रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो 2μ1 या μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू IB अपॉन OB। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू OB अपॉन IB। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी एजम्पशन, हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं, ये दोनों रेज जो यहाँ से नॉर्मली बाहर आई और जो यहाँ से रिफ्रैक्टेड होके बाहर आई,
ये दोनों रेज अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, क्योंकि आई लेंस का अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, तो इन दोनों रेज को एक दूसरे के बहुत क्लोज होना चाहिए। ये रे इतने दूर नहीं जा रही है, बल्कि ये रे भी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी इस नॉर्मल के बहुत क्लोज होगी। अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो शायद पॉइंट ए और पॉइंट बी भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के बहुत क्लोज हों तो ए और बी ये भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू बी ओ, क्योंकि ए और बी अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो ए से ली गई डेप्थ या बी से ली गई डेप्थ लगभग बराबर होगी। ऐसे ही ए आई लगभग बी आई के बराबर होगा, ए आई इक्वल टू बी आई या ए ओ इक्वल टू बी ओ। लेकिन कब? जब ये पॉइंट ए और बी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। ये पॉइंट ए और बी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं ऐसा मानने का क्या रीज़न है? क्योंकि हम जानते हैं आई लेंस बहुत बड़ा नहीं है, आई लेंस का अपर्चर स्मॉल है, तो ये दोनों रेज आई पे जानी है। तो आई पे जाने के लिए इन दोनों रेज को एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। ये दोनों रेज आई पे तभी स्ट्राइक करेंगी जब ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी। तो अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो पॉइंट ए और बी भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। सो सिंस अपर्चर ऑफ आई लेंस is very small, therefore points A and B are very close to each other. आई लेंस का अपर्चर बहुत छोटा है तो ये दोनों रेज आई पे तभी जाएंगी जब ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो। अगर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं तो ए और बी पॉइंट एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो ए और बी लगभग पास में हैं तो ए ओ लगभग बी ओ के बराबर लिख सकते हैं, ए ओ बी ओ के बराबर, एंड ए आई को बी आई के बराबर लिखा जा सकता है। ए ओ बी ओ के इक्वल, ए आई बी आई के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू ओ बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए ओ अपॉन आई बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए आई। और ये ए ओ क्या है? ए ओ है रियल डेप्थ, ए आई है वर्चुअल डेप्थ। तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन ए आई है वर्चुअल डेप्थ यानी कि एपेरेंट डेप्थ। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है कि रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1। इफ मीडियम 1 इज एयर देन, अगर ये मीडियम 1 एयर है, जो कि हमेशा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, अगर ये मीडियम 1 एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो इस समय पे हम μ1 की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें ये रिलेशन क्या मिलेगा? μ2 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, या μ2 को हम म्यू लिख सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नई डेफिनेशन है रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के फॉर्म में। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये मीडियम एयर है, मतलब रेयरर मीडियम अगर एयर है तो हम ये सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये मीडियम एयर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर एयर है तो 1 रखेंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक और चीज़
ये μ2 और μ1 हम किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं? सबसे पहले μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? अगर हम डायग्राम को देखते हैं एक बार, तो μ1 है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मीडियम कौन सा है? जहाँ रिफ्रैक्टेड रे पहुँची है। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करके पहुँची है। तो μ1 कौन सा मीडियम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे रीचेज, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे पहुँच रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। और μ2 क्या है? μ2 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे ट्रैवल करके आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग। फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और पूछी जाती है। तो हमने पढ़ा कि μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू है रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ के बराबर। और μ2 μ1 क्या है? μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे ट्रेवल कर रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ रिफ्रैक्टेड रे पहुँच रही है। और ये रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ हमेशा कहाँ से मेज़र किए जाते हैं? सरफेस से। ये हमने पढ़ लिया। अब ज़रा इसी डायग्राम में दोबारा आते हैं। ऑब्जेक्ट रियली ओ पर रखी थी, लेकिन दिख कहाँ पर रही है? आई पर। ऑब्जेक्ट रियली ओ पर रखी थी, दिख कहाँ पर रही है? आई पर। तो जितना ऊपर ये इमेज बनी, जितनी ऊपर ये इमेज शिफ्ट हुई, इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ऑब्जेक्ट तो वाकई में ऊपर थी, लेकिन ऑब्जर्वर को लगा कि इमेज आई पर है, तो ये जितना वर्टिकली शिफ्ट हो रही है उस शिफ्टिंग का नाम होता है नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट ये हम निकालते हैं। नॉर्मल शिफ्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर थी ओ पर, लेकिन देखिए आई पर, तो ओ से लेके आई तक की जो डिस्टेंस है ओ आई, इसका नाम नॉर्मल शिफ्ट है। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ओ आई को हम क्या लिख सकते हैं? ओ आई इक्वल टू ए ओ माइनस ए आई, ए ओ माइनस ए आई। तो ओ आई इक्वल टू ए ओ कितना है? ए ओ है टी के इक्वल, ए ओ इस स्लैब की थिकनेस के बराबर, माइनस ए आई क्या है? ए आई है एपेरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू टी माइनस एपेरेंट डेप्थ को क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या है? रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? या अगर हम इसी फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं तो एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू μ1 इंटू रियल डेप्थ अपॉन μ2। इस फॉर्मूले से एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू μ1 इंटू रियल डेप्थ अपॉन μ2। तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू टी माइनस μ1 इंटू रियल डेप्थ है टी अपॉन μ2। दोनों में t कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस μ1 अपॉन μ2। तो ये हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट कितने ऊपर दिखेगी, उसका फॉर्मूला है ओ आई, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस μ1 अपॉन μ2।
फिर वही बात μ1 μ2 क्या है, तो μ1 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करके पहुँच रही है, μ2 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रेज ट्रैवल करके आ रही है। सपोज़ ये मीडियम अगर एयर है तो μ1 की जगह हम फिर से 1 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1t × 1 - 1/μ। अगर ये मीडियम एयर है, फॉर एयर μ1 की जगह 1 रखोगे तो t × 1 - 1/μ। तो जो नॉर्मल शिफ्ट है ये इस मीडियम की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो मीडियम है जितना ज़्यादा थिक होगा नॉर्मल शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब ये इमेज उतनी ही ऊपर हमें नज़र आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ इम्पोर्टेंट बातें निकल के सामने आती हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, ये सरफेस है, सारी डेप्थ हम सरफेस से मेज़र करते हैं। ये ऑब्जेक्ट, तो ये है रियल डेप्थ, इसकी इमेज ऊपर से देखने पर कहीं यहाँ पर नज़र आई जब ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा था, ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है तो ऑब्जर्वर को क्या लगा कि इमेज पॉइंट आई पे बन रही है। तो इस डेप्थ का नाम क्या था? एपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एपेरेंट डेप्थ है कहाँ से मेज़र कर रहे हैं? सरफेस से। ये एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आई है। कब? जब ऑब्जर्वर यहाँ है। ये कौन सा मीडियम है? रेयरर। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। तो जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम से देखता है तो हमेशा एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आती है। जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम से देखता है तो हमेशा एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आती है। इस ऑब्जर्वर के लिए रेज कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है? डेंसर से रेयरर। इस ऑब्जर्वर को दिखाई कब देगा? जब इस ऑब्जेक्ट से ये रे ट्रैवल करके ऐसे जा रही है। ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में, तो ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखाई कब देगी? जब रेज यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं। मतलब अगर रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हैं तो हमेशा एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आएगी। तो व्हेन रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम से देख रहे हैं। देन एपेरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन रियल डेप्थ। पहली बात। अब उल्टी चीज़ सोचते हैं। ये हमारे पास एक सपोज डेंसर मीडियम है, इससे ऊपर मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है। अब कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जर्वर ने देखना है। तो ऑब्जर्वर कब देख पाएगा ऑब्जेक्ट? जब यहाँ से चलने वाली रेज इस ऑब्जर्वर तक आए। तो एक रे तो मान लेते हैं नॉर्मली गई, तो ये सीधे सीधे इसकी आइज पे टकराई। दूसरी रे मान लेते हैं यहाँ कहीं टकराई, इसको जाना तो सीधे चाहिए लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया। तो रे रेयरर से डेंसर जा रही है
तो रेयरर से डेंसर जाते समय टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो नॉर्मल की तरफ ये यहाँ कहीं ऐसे बेंड हो गई। अब इस मीडियम में जो ऑब्जर्वर है इसको क्या लगेगा कि ये रे तो इस ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही है, बल्कि ये रे कहीं और जगह यहाँ कहीं से आ रही है। तो ये इस नॉर्मली जो रे गई है इसके साथ कहीं इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ पर हमें इमेज दिखाई देगी। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वाकई में यहाँ पर थी, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, ये इसकी रियल डेप्थ या रियल हाइट है, ये इसकी रियल हाइट है, और इमेज यहाँ बन रही है, ये इसकी एपेरेंट हाइट है। तो हम देख रहे हैं कि एपेरेंट हाइट अभी ज़्यादा है। पहले केस में क्या था, एपेरेंट डेप्थ कम थी, अभी एपेरेंट हाइट ज़्यादा है। तो अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करे, अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करे तो उसको डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करेगा तो उसको एपेरेंट हाइट ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक, तो अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है या रेज कहाँ से कहाँ जा रही थी, रेयरर से डेंसर, अगर रेज रेयरर से डेंसर जा रही है, व्हेन रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी कि ऑब्जर्वर अभी कहाँ है, ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम में, तो हमेशा एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट रियल हाइट से ज़्यादा आएगी। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाटर है, वाटर में एक डाइवर है, डाइवर मतलब वाटर में एक तैरने वाला है, वो डाइवर किसी एक ऑब्जर्वर को यहाँ देखता है, या सिंपल वो उसने ये पूछा है कि इस डाइवर को इस ऑब्जेक्ट की हाइट कम नज़र आएगी या ज़्यादा। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मान लेते हैं ये कोई पर्सन है इस हाइट का, इतनी उस ऑब्जर्वर की हाइट है, तो डाइवर को क्या लगेगा कि उसकी हाइट ज़्यादा है। तो डाइवर अगर पानी के अंदर से देख रहा है, डेंसर मीडियम से देख रहा है, तो पानी के बाहर जितने भी चीज़ें होंगी उससे उसकी रियल हाइट से उसको ऊपर नज़र आएंगी। लेकिन सेम उल्टा, अगर ऑब्जर्वर पानी के ऊपर से देख रहा है तो पानी के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो उसकी रियल डेप्थ से कम डेप्थ पर नज़र आएंगी। सपोज अगर हमारे पास एक तालाब है, तो तालाब में मान लेते हैं एक फ़िश है, उस फिश को अगर हम देख रहे हैं तो फिश जहाँ पर है उसकी एपेरेंट डेप्थ हमें थोड़ी सी ऊपर नज़र आएगी। सेम टाइम पे अगर वो फिश हमें देख रही है तो हमारी हाइट उस फिश को ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये सब कुछ रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड है। तो जब क्या होता है, रेज डेंसर से रेयरर जाती हैं, यानी कि ऑब्जर्वर अगर रेयरर मीडियम में तो हमेशा एपेरेंट डेप्थ कम होती है रियल डेप्थ से, और जब रेज रेयरर से डेंसर जाती हैं यानी कि ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम में है तो हमेशा एपेरेंट हाइट रियल हाइट से ज़्यादा होगी। इन्हीं दो पॉइंट के बाद एक तीसरा पॉइंट, तो ये डी एपेरेंट कम भी हो सकता है और डी एपेरेंट ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि रेज कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है। तो इफ़ रेयरर मीडियम, जो भी रेयरर मीडियम है इन दोनों में से, इफ़ रेयरर मीडियम इज एयर देन इंक्रीज और डिक्रीज in apparent depth is mu times of real depth। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सीधे सीधे किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन कब, अगर रेयरर मीडियम एयर दिया हुआ तो एपेरेंट डेप्थ अगर कम हो रही है तो कितना कम होगी, रियल डेप्थ का म्यू टाइम्स, यानी कि 1/μ ऑफ रियल डेप्थ। और अगर एपेरेंट डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो एपेरेंट डेप्थ कितना इंक्रीज होगी, रियल डेप्थ का म्यू टाइम्स, यानी कि म्यू ऑफ रियल डेप्थ। इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, मान लेते हैं 3/2। मान लेते हैं ये मीडियम है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ये जो भी मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 3/2। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, ये डेप्थ है सपोज 10 सेंटीमीटर, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ कहीं से इसको देख रहा है। ये मान लेते हैं ये हाइट इस ऑब्जर्वर की सरफेस से दी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ तो दिखाई नहीं देगी, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे μ2/μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। अब μ1 μ2 क्या होता है, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ, इसने इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो कब दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट से रेज इस ऑब्जर्वर की तरफ को जा रही होंगी, ऑब्जेक्ट से रेज इस ऑब्जर्वर की तरफ को जा रही होंगी, यानी कि जहाँ से रे ट्रैवल करती हो μ2, जहाँ रे जाती है वो μ1। तो μ1 अभी दिया है 1 और μ2 है 3/2, तो 3/2/1। रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ सरफेस से मेज़र करते हैं, ये सरफेस है तो सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है 10, एपेरेंट डेप्थ हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से डी एपेरेंट इक्वल टू 10 इंटू 2/3, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 यानी कि 6.67 सेंटीमीटर। कहाँ से आएगी ये डेप्थ, सरफेस से। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से 6.67 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कहीं दिखाई देगी। 10 सेंटीमीटर पर रखी थी लेकिन दिख कहाँ रही है, 6.67 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एपेरेंट डेप्थ कम है। रेयरर मीडियम एयर था तो हम सीधे भी आंसर निकाल सकते थे, जब रेयरर मीडियम एयर हो तो एपेरेंट डेप्थ में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, म्यू टाइम्स। तो यहाँ पर एपेरेंट डेप्थ कम होगी, हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है। तो एपेरेंट डेप्थ कितनी कम होगी बताया, म्यू टाइम्स 1/μ ऑफ रियल डेप्थ। तो 1/μ कितना दिया था, 3/2, रियल डेप्थ थी 10, तो 10 इंटू 2/3, सीधे सीधे आंसर। ऐसे ही अगर ऑब्जर्वर यहाँ कहीं से देख रहा होता तो ये वाली हाइट जो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ये इससे कहीं ज़्यादा में मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर ऑब्जर्वर, मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इस ऑब्जर्वर को के लिए इसकी रियल हाइट है 5 सेंटीमीटर, इस ऑब्जर्वर को देखना है। तो फॉर यहाँ ऑब्जर्वर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, कितना ऊपर, 5 सेंटीमीटर। ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ये जो भी है मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। तो अब हमें पता करना है कि ये कहाँ दिखाई देगा। तो μ2/μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो μ1 μ2 क्या होंगे, μ2 वो मीडियम जहाँ से रेज ट्रैवल करके आती हैं। तो रेज कहाँ से ट्रैवल करके आएंगी, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर ये है, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ
रेज ऐसे ट्रेवल करके आएंगी, यानी कि ये मीडियम μ2, ये μ1, तो μ2 होगा 1, μ1 होगा 3/2, रियल हाइट 5, अपेरेंट हाइट हमें निकालनी है, तो अपेरेंट हाइट इक्वल टू 5 × 3/2, यानी कि ये आ जाएगा 15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें 5 से भी ऊपर कहीं यहाँ इसकी इमेज बनते हुए दिखेगी।